दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत ही विरल दार्शनिक विषय क्या नर मादा व जन्म के बाद शिशु के अंतःबाह्य अंगों के स्वस्थ क्रियाओं का नतीजा है जीवन, प्राकृतिक दृष्टिकोण से की गई व्याख्या साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि इसे पढ़ सुन यदि कुछ नया लगता मिले तो कृपया अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी मिल सकेगा। बारीक नज़र से व्याख्या करने पर ऐसा लगता है कि स्पेस में जड़ चेतन कभी स्वेच्छा से अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि नेपथ्य में निरंतर बनते उनके अनुकूल परिस्थितियों के दबावों से उन्हें उचित वक्त पर आना पड़ा होगा। इतना ही नहीं, आकलन से ऐसा भी लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की मजबूत चाहत के साथ जीव व जीवन की निरंतरता शरीर के अंतः बाह्य तंत्रिकाओं के संयुक्त रूप से की गई स्वस्थ क्रियाशीलता का अंजाम भी माना जा सकता है। दुनिया में अब तक जीवन व जीवन के लक्ष्य व दर्शन के साथ प्राकृतिक वैज्ञानिक सोच पोषित असलियत को छोड़कर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिसमें अधिकांशतः में सारांश यह निकाला माना जा सकता है कि जीवन प्राकृतिक देन नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा पृथ्वी को दिया गया एक अनुपम उपहार हो सकता है। लेकिन संभवतः दुनिया में इंसानों के अस्तित्व से लेकर अब तक किए गए प्राकृतिक वैज्ञानिक मंथन से जो निचोड़ सामने आ पाया, उससे लगता है कि जीवन को भी संसार के जड़ चेतन के उत्पत्ति की भांति ही नेपथ्य में उपजी अनुकूल परिस्थितियों के दबावों से सृजित होना पड़ा होगा, जो प्राकृतिक क्रिया प्रक्रिया के छोटे से अंश हो सकते हैं। मसलन एक बड़े झील या तालाब में अभी कुछ भी नहीं है, न पानी, न कोई खरपतवार, चारा घास की किस्में, न ही कोई जल जीव जंतु, लेकिन किसी स्रोत से जैसे ही उनमें सदा नीरा के रूप में जल भराव हो जाता है, कुछ समय बाद जीवन की अकल्पित विविध प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं, जिनमें अन्यों के अलावा जीवों, असंख्य खरपतवारों के साथ जीव जंतुओं के सृजन विनाश भी शामिल हो सकते हैं। इन क्रियाओं के सिलसिले थमते नहीं, बल्कि इनके क्रमिक विकास शिशु, बालपन, वयस्क, फिर स्वयं जीवनदाता, फिर ढालान पर, उसी क्रम से बढ़ते बढ़ते इति पर पहुँच ठीक उसी की पीठ से फिर वही प्रक्रियाएं तब तक निरंतर चलते रहने की उम्मीद की जा सकती है जब तक तत्संबंधी अनुकूल परिस्थितियों के बनने के सिलसिले थम नहीं जाते। स्वावलंबी चिंतन से ऐसा भी लगता है कि लगभग यही प्रक्रियाएं पूरे पृथ्वी के साथ शायद पूरे ब्रह्मांड तक भी चलती रहने की आशंका हो सकती है। जीवन को एक सतत गोलचक्री क्रिया प्रक्रिया कैसे माना जा सकता है को अधिक सरलता से समझने के लिए निम्नलिखित व्याख्या शायद पर्याप्त मानी जा सकती है। विपरीतों की एकता की क्रियाओं से ऊर्जा पैदा हो सकती है। यह ऊर्जा विकसित होकर स्वयं विपरीतों की एकता बन खुद ऊर्जा पैदा करने, फिर ऐसा ही दोहराते तिहराते के सिलसिले तब तक जारी रख सकते हैं जब तक नेपथ्य में तत्संबंधी परिस्थितियां बनती रह सकती हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते जब बारीक नज़र से व्याख्या किया जाए तो तथ्य मिल सकता है कि स्वयं जीवन में दो तरह की प्रक्रियाएं बढ़ सकती हैं। शरीर की आंतरिक क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं। पहली, शरीर के अंदर भोजन उपापचय उपजे रासायनिक पदार्थों के आवक जावक नेटवर्कों
व प्रक्रियाओं से समस्त अंगों को उचित व सटीक पोषण देकर इतना काबिल बनाए रखने हेतु क्रियाशील रह सकती हैं। दूसरी, भोजन व्यवस्था हेतु बाह्य सक्रियता से शरीर के आंतरिक अंगों को मजबूत बनाए रखने की निरंतरता हेतु पर्याप्त पोषण तत्वों की कड़ी मशक्कतों से जुटा सकने को सक्षम होने हेतु परिस्थितिजन्य व जैविक अनुभव जनित साक्ष्यों से ऐसा लग सकता है कि अभी तक की जानकारी में सिर्फ पृथ्वी पर ही सजीव साबित हो पाया है के अकाट्य गवाही में यह माना जा सकता है कि पूरे स्पेस के समस्त सृष्टियों के क्रियाओं प्रक्रियाओं के सृजन विनाश नेपथ्य में बने कमोबेश अनुकूल परिस्थितियों के दबावों से कभी कभी असीमित क्षेत्रों तक एकमुश्त जैसे ओस, कोहरा, तूफान, सन 62 का लंबे समय तक के कथित अष्टग्रही व्यापक बारिश भारी बर्फबारी के तर्ज पर जारी रहती साबित हो सकती है। धन्यवाद।